नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इंडियन नेशनल मूवमेंट का भाग 8। तो दोस्तों, यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इंडियन नेशनल मूवमेंट के भाग 8 के अंतर्गत हम देखेंगे लखनऊ समझौता 1916 या लखनऊ पैक्ट। दोस्तों, यह जो आज की क्लास है यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जहां हिस्ट्री या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लखनऊ समझौता। तो दोस्तों, लखनऊ समझौता में हम देखेंगे कि लखनऊ समझौता क्यों हुआ था, या इसके कारण क्या थे, या इसमें निष्कर्ष क्या निकला था। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था। किस नंबर का अधिवेशन था? तो 31वां अधिवेशन था। दोस्तों, यदि कहा जाए कि इसका आयोजन कब हुआ था, तो इसका आयोजन सन 1916 ईस्वी में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। यदि इसके अध्यक्ष की बात की जाए कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे आपके अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। तो दोस्तों, इतना ध्यान रखना, जो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और अध्यक्ष उस समय कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण कार्य, इंपॉर्टेंट्स वर्क क्या हुए थे इस लखनऊ समझौते में या लखनऊ अधिवेशन में। तो दोस्तों, पहले देखेंगे कि कौन कौन से कार्य हुए थे, इसके बाद उसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि कांग्रेस से निष्कासित गर्मपंथियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश दिया गया। कि दोस्तों, जब कांग्रेस का 23वां अधिवेशन जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, तो कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। कांग्रेस कितने भागों में? दो भागों में बट गई थी। एक भाग था आपका नरम दल, एक भाग था आपका गर्म दल। तो कब? 1907 में। कौन सा अधिवेशन था? तो सूरत अधिवेशन, इसे ध्यान रखिएगा। और उस समय आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कौन? रास बिहारी घोष। और इसी समय कांग्रेस दो भागों नरम दल और गर्म दल में बढ़ गई थी। तो दोस्तों, उसी को कहा जा रहा है कि 1907 में तो अलग हुई है, लेकिन जो लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ, इसमें गर्म पंथियों को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। यह कह सकते हैं कि नरम दल और गर्म दल दोनों एक हो गए। किस समझौते के तहत? लखनऊ समझौते के तहत। और इस अधिवेशन में गर्मपंथी और उदारवादियों को पुनः एक करने में तिलक और एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि जो नरम दल था और जो गर्म दल था, दोनों एक साथ मिलकर कार्य करने को सहमत हुए, ये या एक साथ तो दोनों दल मिल गए, तो इनमें प्रयास किसका था? तो इसमें तिलक और एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि जो तिलक थे यह आपके गर्म दल के नेता थे और एनी बेसेंट आपके नरम दल के नेता थे। तो दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछे कि नरम दल और गर्म दल को मिलाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो तिलक और एनी बेसेंट ने। इसी सम्मेलन में स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया गया। किस सम्मेलन में? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि इसी अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल एक हुए, और इसी अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। लीग के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो अंबिका चरण मजूमदार ने। और ये लीग के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की बात की जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। दोस्तों, देखा कि जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, या जिसे हम लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं, इसमें दो इम्पोर्टेंट कार्य हुए। एक, नरम दल और गर्म दल दोनों मिल गए। इसके बाद आपका एक मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ और दोनों एक साथ मिलकर कार्य करने को सहमत हुए। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि जो नरम दल है या गर्म दल है, यह मिले तो इनके मिलने का कारण क्या था, या इनको ऐसा क्यों लगा कि अब हमें साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। तो नरम दल और गर्म दल के बीच समझौता का कारण, सबसे पहले देखेंगे कि नरम दल के क्या कारण थे या क्या मजबूरियां थी कि वह पुनः गर्म दल में मिलने को सहमत हुए।
तो दोस्तों पहला पॉइंट है कि गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की सन 1915 में मृत्यु के बाद नरम दल का नेतृत्व कमजोर हो गया। तो दोस्तों ये बात की जाए कि जो नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता थे, इनकी सन 1915 में मृत्यु हो जाती है और नरम दल का नेतृत्व कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों ये जब नरम दल का नेतृत्व कमजोर हो जाता है तो नरम दल की तरफ से एनी बेसेंट ने प्रयास किया कि गरम दल के साथ मिलकर एक साथ कार्य किया जाए। जब नेतृत्व कमजोर हो जाता है तो एनी बेसेंट को ऐसा लगता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने यह प्रयास किया कि अब हम गरम दल के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं और अपने कार्यों में सफलता पा सकते हैं। अब हम देखेंगे गरम दल के क्या कारण थे या गरम दल क्यों मिलने को राजी हुई। तो सन 1908 में बिपिन चंद्र पॉल ने कांग्रेस से संन्यास लिया। तो दोस्तों जो गरम दल के नेता बिपिन चंद्र पॉल हैं, उन्होंने सन 1908 में कांग्रेस से संन्यास ले लिया। अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस से बरी होने के बाद पांडिचेरी चले गए और आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि बिपिन चंद्र पॉल ने कांग्रेस से संन्यास लिया। इसके बाद इसी समय अरविंद घोष जो कि अलीपुर षड्यंत्र केस में जेल में बंद थे और वह जब रिहा हुए तो वह राजनीति छोड़कर वह पांडिचेरी चले गए और आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। इसी समय लाला लाजपत राय अस्थायी रूप से अमेरिका चले गए। तो दोस्तों कहा जाता है और इसी समय लाला लाजपत राय जो कि बाद में आपको फिर कांग्रेस में पुनः आएंगे, लेकिन उस समय वह कांग्रेस को छोड़कर अमेरिका चले गए। 1908 में प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल जो कि बर्मा में स्थित है 8 वर्ष की सजा हुई। कब हुई? तो 1908 में हुई थी। और 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से छूटकर आए और गरम दल की तरफ से बाल गंगाधर तिलक ने प्रयास किया कि नरम दल के साथ मिलकर कार्य किया जाए। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि बाल गंगाधर तिलक को 1908 में सजा हुई थी और वो जब पुनः 1914 में छूटकर आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे जो प्रमुख नेता वह तो छोड़कर चले गए हैं, तो हमारा भी नेतृत्व कमजोर हो गया है। इसलिए तिलक को लगा कि अब हमें या नरम दल या गरम दल को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए जिससे हम किसी कार्य की सफलता को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों नरम दल की तरफ से एनी बेसेंट ने प्रयास किया और गरम दल की तरफ से तिलक ने प्रयास किया। इसी का परिणाम था कि सन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए। दोस्तों अभी हमने देखा कि नरम दल और गरम दल के क्या कारण थे, वह क्यों पुनः एक हो गए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता क्यों हुआ या उनको क्यों ऐसा लगा कि साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्हीं कारणों को हम बारी बारी से देखेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका कि सन 1909 में मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया और कांग्रेसी इससे असंतुष्ट थे, लेकिन अब समझौता करने को तैयार थे। तो दोस्तों कहा जाता है कि जब 1909 में मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया तो कांग्रेसी उससे खुश नहीं थे। दोस्तों यदि बात की जाए कि मुस्लिम लीग को या मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल कब दिया गया था, मिंटो सुधार मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था और इसी के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1911 बंगाल विभाजन रद्द होने के कारण मुस्लिम समुदाय अंग्रेजों से असंतुष्ट था। तो दोस्तों क्योंकि जो बंगाल विभाजन 1911 में हुआ था उसमें एक पूर्वी बंगाल था और एक पश्चिमी बंगाल था, एक आपका हिंदी बाहुल्य क्षेत्र था और एक आपका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो दोस्तों जब 1911 में और 1911 में किसके तहत बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, तो दिल्ली दरबार था। दिल्ली दरबार 1911 हुआ था और इसी के तहत जॉर्ज पंचम और महारानी विक्टोरिया के द्वारा इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों इससे असंतुष्ट थे। 1912 में अलीगढ़ कॉलेज को अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाने की मांग की, परंतु वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने अस्वीकार कर दिया। तो दोस्तों कहा जाता है कि उस समय जो अलीगढ़ कॉलेज था इसको अलीगढ़ विश्वविद्यालय की मांग की गई। किससे मांग की गई, तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग से, लेकिन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने इसे अस्वीकार किया, इनकी मांगों को नहीं माना। तो इससे भी यहाँ मुस्लिम समुदाय नाखुश था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना
मुस्लिम लीग में शामिल हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वह पहले से ही कांग्रेस के प्रतिनिधित्व थे या कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन यह 1913 में किस में शामिल होते हैं तो मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। कहा जाता है कि जिन्ना कांग्रेस और लीग दोनों के सदस्य थे। अभी हमने बताया कि 1913 तो ये लीग में शामिल हुए, लेकिन यह कांग्रेस का प्रतिनिधित्व पहले से कर रहे थे और जिन्ना के प्रयासों से लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया। जब 1913 में यह लीग में शामिल हुए तो उन्होंने या इनके प्रयासों से लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया कि अंग्रेजी सत्ता में स्वशासन की मांग और इसके लिए अन्य संगठनों का साथ देने का निर्णय किया। तो दोस्तों उन्होंने कहा या मुस्लिम लीग के द्वारा कहा गया कि अंग्रेजी सत्ता में हमें भी स्वशासन चाहिए और इसके लिए हम किसी भी संगठन के साथ मिलकर कार्य करने को तैयार हैं। 1915 से लीग और कांग्रेस के अधिवेशन साथ साथ होने लगे। दोस्तों कहा जाता है कि और इसी समझौते के साथ 1915 से लीग और कांग्रेस के अधिवेशन दोनों के साथ साथ एक ही जगह पर होने लगे। यदि कहा जाए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई तो 1915 में बम्बई में जो अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ हुआ। कांग्रेस की तरफ से तिलक और लीग की तरफ से जिन्ना के प्रयासों से 1916 लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ और एक साथ मिलकर कार्य करने को सहमत हुए। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि नरम दल और गरम दल किसके प्रयासों से एक हुए तो आपके एनी बेसेंट और तिलक। दोस्तों यदि कहा जाए कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ किसके प्रयासों से तो तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। और कहा जाता है कि इसी समय सरोजिनी नायडू ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत हैं। दोस्तों यह स्टेटमेंट याद रखिएगा क्योंकि सीधा स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दे देता है और पूछ लेता है कि यह किसका कथन है। तो दोस्तों किसने कहा था तो सरोजिनी नायडू ने कहा था और किसके लिए कहा था तो जिन्ना के लिए कहा था। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो यह समझौता हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, इसमें लीग की क्या शर्तें थीं और किन शर्तों को कांग्रेस ने स्वीकार किया। तो दोस्तों पहला पॉइंट है कि कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकृति दी गई। दोस्तों जिससे वह असंतुष्ट थी जो पृथक निर्वाचक मंडल मुस्लिम समुदाय को मिला था पार्लियामेंटो द्वारा, 1916 के लखनऊ अधिवेशन के तहत इन्हें यह स्वीकृति दे दी गई। अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व देना स्वीकार कर लिया गया। तो दोस्तों कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व देना स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा दिया गया तो यह कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया। और केंद्रीय परिषद में 1/3 सीट मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षित की गई। कहा जाता है कि जो केंद्रीय परिषद में सीट थी उसमें 1/3 सीट मुस्लिम वर्ग के लिए क्या कर दी गई आरक्षित कर दी गई। सांप्रदायिक निषेधाधिकार। दोस्तों यह क्या होता है तो यह होता है कि यदि किसी विधेयक पर आपत्ति होगी तो उसे पारित नहीं किया जाएगा। तो मुस्लिम लीग ने यह शर्त रखा कि यदि कांग्रेस कोई विधेयक पारित कर रही है तो यदि अगर मुस्लिम लीग को उस पर आपत्ति है तो वह विधेयक पारित नहीं होगा। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम का 40% प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया या मुसलमानों को 40% प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। कहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, जबकि मुंबई और संयुक्त प्रांत में मुस्लिम को 60% प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वहाँ पर कितना 40% और मुंबई और संयुक्त प्रांत में 60% आपका प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। किसको तो मुस्लिम समुदाय को। अब हम देख लेते हैं लखनऊ समझौता का प्रकरण या इससे क्या निष्कर्ष निकला या इसके बाद में या वर्तमान में परिणाम क्या हुई। तो दोस्तों पहला पॉइंट देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता पुनः स्थापित हुई। दोस्तों इस समझौते के तहत हिंदू मुस्लिम एकता पुनः स्थापित हुई क्योंकि लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर कार्य करने को राजी हो गए। सरकार की बांटो और राज करो पर एक चोट था। दोस्तों यह जो समझौता था 1916 का, यह सरकार की जो नीति थी कि बांटो और राज करो, इस पे एक बहुत ही बड़ी चोट थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का लखनऊ समझौता दूरगामी रूप से प्रभावशाली नहीं रहा। जिस तरीके से प्रभावशाली होना चाहिए था वह प्रभावशाली नहीं रहा क्योंकि दोस्तों
सांप्रदायिक शक्तियों पर नियंत्रण नहीं रहा, कि जो सांप्रदायिक शक्तियां थी उस पर कोई नियंत्रण इस समझौते के तहत नहीं हो पाया। और 1918 में कानपुर में दंगे हुए। 1918 में कानपुर में दंगे हुए किसके नाम पर? तो धर्म के नाम पर। और 1917 में गोवध के मामले में बिहार में दंगे हुए। किसके नाम पर? तो धर्म के नाम पर। दोस्तों क्योंकि इसके दोस्तों जो लखनऊ समझौता हुआ इसके कुछ फायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे। और 1917 में बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्ववाद में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात की। तो दोस्तों यह तो और भी बड़ा बवाल हो गया कि जो बी डी सावरकर थे इन्होंने हिंदुत्ववाद, जो उनकी पुस्तक हिंदुत्ववाद थी, इसमें हिंदू राष्ट्र की मांग कर दी और जिससे मुस्लिम समुदाय नाखुश हो गया। तो दोस्तों कहा जाता है कि पूर्ण रूप से हिंदू मुस्लिम एकता नहीं हो पाई और यही प्रावधान या कारण देश को बंटवारे की तरफ ले गया। दोस्तों अभी हमने देखा कि जो लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। यदि कहा जाए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हुए, तो गरम दल और नरम दल एक हुए, गरम दल और नरम दल एक हो गए। और आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और एक साथ मिलकर कार्य करने को राजी हुए। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट याद रखिएगा और याद रखिएगा कब हुआ और क्या कारण थे कि यह दोनों एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए राजी हुए। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।